नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पड़ोसी बहू की सत्य कहानी। बार बार नाम लेकर पुकारने पर भी ऋषभ ने जवाब नहीं दिया। चाय ठंडी हो जा रही थी, इसलिए विवेश होकर मैं ही ऊपर पहुंच गई, जहां रिया अपनी छत पर खड़ी उससे बतिया रही थी। उनके प्रेम भरे गटुरगु में मेरे तीक्ष्ण स्वर चाय पीनी रही है ने विध्यन डाल दिया। रिया वहां से टली नहीं, मुस्कुराकर बोली, नमस्ते आंटी जी। मैंने अभिवादन का जवाब दिया और पैर लटकती नीचे उतर गई। बेशरम कही कि माँ के सामने ही उसके बेटे से प्रेम की पींगे बढ़ा रही है, कोई लिहाज संकोच है ही नहीं। माँ कहाँ है मेरी साय? नीचे आकर ऋषभ ने पूछा। देख ऋषभ, अब तू बच्चा नहीं है, एक जिम्मेदार बैंक ऑफिसर है। छत के उस कोने में खड़े तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर करते रहते हैं? बचपन में साथ खेलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े हुए तो एक ही कॉलेज में थे, सो में चुप रही। लेकिन अब क्या बातें होती है माँ? हमने बचपन से लेकर अब तक एक लंबा समय साथ में बिताया है। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की आदत हो गई है। तुम व्यर्थ की चिंता करती रहती हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हम सिर्फ बात ही तो करते हैं। बात बढ़ते समय नहीं लगता। मेरे भुक्कटी में बल पड़ रहे थे। अपने योग्य सुंदर बेटे की पड़ोस की साधारण सी रिया से नजदीकियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऋषभ के कुछ भी तो नहीं है कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। रिया के बदले रुख पर मैं हैरान परेशान रहती हूँ। आजकल एक दिन कभी पकोड़े की प्लेट तो कभी उसार की शीशी लिए हाजिर हो जाती है। ऐसी एक दिन वो घर पर आ धमकी उसे देख देख मैंने कहा, सूट तो बड़ा सुंदर है, इसे देखने आए भी यह पकोड़े देने? कुछ भी समझिए आंटी जी, वैसे कैसी लग रही हूँ? ठीक है, मुझे कहना पड़ा। उसे देखकर ही मैं शंकाग्रस्त हो जाती। बचपन में दिन रात साथ खेलते बच्चों को युवावस्था में अलग कर देना मुश्किल होता है। हम तीन बहनों की संतानों में ऋषभ एकलौता था। पति के खानदान में भी वह सबसे बड़ा और लाड प्यार से पला था। उसकी शादी को लेकर हम सब ने बड़े सपने संयोजे थे, किंतु हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जल्द ही ऋषभ ने रिया से विवाह की घोषणा करके हम सबको गहरा आघात दिया। हजारों कमाने वाले ऋषभ की अकेली विवाहिता बहन रागनी ने इसका पुरजोर विरोध किया। मैंने तो घर छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली, पर ऋषभ प्रभावहीन रहा। बोला, आप घर छोड़कर क्यों जाएगी? मैं ही अलग हो जाऊंगा। बस रिया से शादी करवा दीजिए। करवा दूंगी, सारे निर्णय तो खुद ले चुका है। शादी भी कर ले। ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। मुझे तो आपके विरोध का कारण समझ में नहीं आ रहा है। हमारी जाति की है, पढ़ी लिखी धनी परिवार की है, और सबसे बड़ी बात मुझे पसंद है। मैंने जैसी बहू की कल्पना की थी वो वैसी नहीं है। सिर सड़ी नखरेल, पता नहीं क्या देख तूने उसमें। शादी तो मुझे करनी है, मुझे पसंद है वह। भैया, आपको मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तू चुप रहे। मम्मी की शमसी अभी 2 दिन में संदीप के पास चली जाएगी। तूने भी तो की थी अपनी पसंद से शादी। मैंने कोई विरोध किया था? रागिनी चुप हो गई। उसने भी प्रेम विवाह किया था, लेकिन मैंने उसमें अपनी सहमति दी थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ऋषभ के पापा बोले, ऋषभ की शादी रिया के साथ ही होगी। जवान लड़का घर से चला जाए, यही चाहते हो क्या तुम लोग? यह सब मैं नहीं होने दूंगा। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। शादी की तैयारी करो। उसके बाद सब ने सुप्पी साध ली। शादी 12 तक मैं बिल्कुल शांत रही। मुंह दिखाए में
5 तोले का हार दिया, लेकिन यह देखकर मेरा मुंह उतर गया कि रिया के माता पिता ने दान दहेज काफ़ी कम दिया था। हालांकि भारतीयों का स्वागत बढ़िया था। रिया की व्यक्तिगत सभी चीज़ों अच्छी क्वालिटी की थी, पर हर पारिवारिक सास जैसे घर के अन्य सदस्यों व वर के लिए कीमती गिफ्ट नफरत की अपेक्षा करती है। मैं भी कुछ उसी तरह की अपेक्षा पाले बैठी थी, पर ऋषभ के पिता का सख्त निर्देश था कि मुंह खोलकर कोई मांग नहीं की जाएगी। बहरहाल रिया बहू बनकर हमारे घर आ गई। जब तक घर रिश्तेदारों से भरा था, मैंने उसे आराम करने दिया। वह आराम से 8 बजे चकोर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज बजाकर बैठ जाती, लोगों से सहकर सहकर बातें करती। क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती। केवल खाने व चाय के लिए बाहर निकलती। सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर रहते। मम्मी ने दिया है, बुआ बुआ को बहुत पसंद है, दादी ने फूफा जी के लिए भेजा है। उन डिब्बों के स्वादिष्ट व्यंजनों से मुझे परहेज न था, लेकिन फुआ बुआ मात्र की भावना शुभ जाती। जिस दिन ऋषभ रिया नैनीताल जा रहे थे, रिया ने आकर मुझसे कहा था, आप परेशान मत होइए, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। वे दोनों हनीमून रखना हो गया है। रिश्तेदार भी जा चुके थे। रागिनी ने जाने से पहले मुझसे कहा, वहाँ से लौटकर आओ तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए, वरना जिंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेगी। हाँ और क्या, उसे तो करना ही है। मैंने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन असमझ में भी थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ रिया लौट कर आए। काफ़ी गिफ्ट मेवे मिठाई लेकर आए थे। रिया शाम को ही मायके जाकर काफ़ी कुछ दे आई। अब तुम दोनों आराम करो। ऋषभ, कल तुम्हें बैंक जाना है। रिया, कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, इंतज़ाम मैं कर दूंगी, मैंने कहा। रिया ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी। दूसरे दिन नाइटी उतारकर सूट पहनने और ब्रश करने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस मंथर गति से वह पराठा सेकने लगी थी, लगा कि आज ऋषभ ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हार कर मुझे ही सब्जी सोकानी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे कुर्ती से काम करने की सलाह देती रही, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस और पनीर बनाना था। सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज़ दी तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पर उसके पदचाप ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए उतर रही थी। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू दम और पूरियाँ भेजी है। सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तुम दोनों का तो हो जाएगा, पर हमारा नहीं। कब तक कुछ सीखने की जगह डिब्बा लाती रहेगी। अब छोड़ो यह बात सब। लेकिन रिया ने मेरी एक न सुनी। सत पर उसका मायके वालों से लेने देना चलता रहा। कभी कभी तो वह कसौड़ी हलवा पोहा का डिब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती और खा पीकर छत से डिब्बा पुनः देने के अनुरोध के साथ लौटा दिया जाता। उसका पेट भरा रहता तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा आता, लेकिन कुछ कह न पाती। ऋषभ की सह जो मिल रही थी, उसे नई नवेली अर्धांगिनी से को 100 खून माफ होते हैं, लेकिन इसलिए गलती से रिया की माँ कर रही थी। सो एक दिन बिना पूर्व सूचना के मैं उनके घर पहुंच गई। मेरी गंभीर मुख मुद्रा से वे तनिक विचलित दिखी। खूब
भगत हुए। उसी दौरान मैंने कहा, अपने रिया को कामकाज नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन छतों से डिब्बे देना, लड़की को केवल मैं और मेरा पति का पाठ पढ़ाना, क्या यह उचित है? अरे बच्ची है, जो कुछ उसे पसंद है घर में बनाता है तो दे देती हूँ। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे उसमें अलगाव की प्रवृत्ति आ जाएगी। वह आप पर निर्भर हो जाएगी और कभी अपने घर के प्रति समर्पित नहीं होगी। आप बहुत आगे की सोच रही है। एक माँ की तरह सोचे तो आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। रिया की माँ अपनी बात पर खड़ी रही। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर तक मुझे रिया की भाभी छोड़ने आई। उसने कहा, आप चिंता न करें, वह घर की छोटी है, घर की छोटी लड़की है, इसलिए दायित्व भाव नहीं है, लेकिन शादी के बाद यह भाव हर स्त्री में जरूरी है, वरना वह उस परिवार से जुड़ नहीं पाएगी। मैं उसे समझाऊंगी, मैं घर वापस आऊंगी। रिया ने इधर एक नई रट लगा रखी थी कि वह नौकरी करना चाह रही है। घर से सहमति मिलने पर उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। अब वह भी ऋषभ के साथ टिफिन लेकर निकल जाती। दोपहर में बना बनाया मेरे द्वार पर परोसा खाना आकर सो जाती। शाम की चाय में ही बनाती। चाय पीकर वह खाने के लिए पूछती तो ज़रूर, पर बस रोटियां बनाकर चलती बनती। कभी कभी सब्जी, चटनी या रायता आदि बनाती। इसके बाद सब मुझे ही समझाते, अरे जैसा बना है खा लो, सब पेट में ही तो जाएगा। तुम सोचती हो वह अभी से तुम्हारी तरफ एक्सपर्ट हो जाएगी। पापा ठीक कहते हैं माँ, ऋषभ बोलता है। रिया उनकी कुतुग्ना रहती और मुझसे कुपित रात में कहती, मैं रोटियां बना दूंगी, सलाद काट दूंगी, बाकी मेरे हाथ की बनी सब्जी तो आपको पसंद नहीं आएगी। अब मैं घर में मुक्त की नौकरानी थी। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था, घर की सफाई और सजावट, महरे की पीछे पीछे घूमना मैं साहकर थी। इससे कुछ न कह पाती। वह हमेशा मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखती। घर में एक और औरत के आ जाने से मेरी अपेक्षा बनी रहती कि रिया मेरी कुछ मदद करे। इसके लिए विरोध स्वरूप कभी सिर दर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर पड़ी रही कि रिया कुछ करे। लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उसके घर से सुबह शाम टिफिन आने लगे। वह टिफिन लेकर स्कूल जाती, वहाँ से लौटकर सीधे मायके जाती, खा पीकर लौटती। कभी कभी स्कूल में काम ज़्यादा होने पर मायके ही रुक जाती। अब घर में एक अलग ही सुबहाट शुरू हो गई थी कि रिया ऋषभ के साथ अलग रहने की योजना बनाने लगी है, कहीं और जहाँ से ऋषभ का बैंक पास पड़ता हो। मैं यह सब बातें सुनकर सन्न रह गई। ऋषभ से पूछा तो उसने इसे हल्के में लिया। मम्मी, मैं रिया के योजना अनुसार तो नहीं चलूँगा। हाँ, उसके पापा का फ्लैट है तो 2-4 दिन जाकर रह सकते हैं। ऋषभ से बात करके कुछ तसल्ली हुई। छत पर कपड़े रख सूखते रिया की भाभी से बात हुई। वह चुपचाप ननंद की योजनाओं को सुनती रही। लगा जैसे किसी अलग ही सोच में गुम है। रिया की मेरे प्रति बेनक़ी से मैं चाहत थी। मैं भी आदर्श सास बनने में समर्थ थी। सो उससे कुछ कहना भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे रिया खोई खोई हुई सी लगती ही। उसका सीखना, उछल कूदना, उधम मचाना सब बंद हो गया था। कुछ सोचती रहती। उसने छत के चक्कर लगाना और टिफिन लाने का क्रम भी रोक दिया था। सुबह उठकर चाय खाना सबके लिए बनाती, अपना टिफिन लेकर मुंह लटकाए चली जाती। लौटने पर मायके न जाकर सीधे घर आती। दोपहर का
दाल चावल बनाने में मदद करती, परोसती, बटोरती, शाम को जल्दी सोकर उठ जाती, घर व्यवस्थित करती घर व्यवस्थित करती। मैं चाय बनाती तो उदास चेहरा लिए बगल में खड़ी रहती। चाय पीकर स्कूल का काम करती। रात का खाना बनाने जाती तो तुरंत किचन में पहुंच जाती। आप आराम करें, मैं खाना बना लेती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं उल्टे पाँव लौट जाती। वह मसाला पीसती, भरसक स्वादिष्ट सब्जी बनाने का प्रयास करती, पतली रोटियां सेकती, कोई मीठा ज़रूर बनाती। इस दौरान बराबर मेरा मुंह ताकती रहती कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। कहती, रिया आज की सब्जी अच्छी बनी है। वो वह खुश हो जाती। थैंक यू मम्मी जी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन मैंने रिया के स्कूल जाने पर ऋषभ को पकड़ा। मामला क्या है ऋषभ? जिस लड़की को मैं समझा समझा कर थक गया, उसमें अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया? माँ, उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। अच्छा, अब तू सीधे शब्द में बता। बात में घुमा फिरा कर कहना छोड़। उसकी भाभी जो सब काम धाम करती थी और भैया जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर है, उन लोगों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। अलग रहने का निर्णय ले लिया है। रिया को समझाने की कोशिश करती है तो भाभी हद से उखड़ जाती है कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो जो मैं यहाँ मरती रहूँ। रिया की माँ दिन रात रोती रहती है, इसलिए वह बहुत परेशान रहती है। रिया ने कुछ चर्चा करने से मना लिया किया है। वह यह सब सोच सोच कर हलकान है कि इसके माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा। रात में वह ठीक से सोती भी नहीं। हो, यह बात है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठी, लेकिन मैं चुप रही। रिया का घर के कामों में मन न लगना, अकेले रहने की बात करना, फिर अचानक एक सुखद परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन भी उसकी भाभी के अलगवादी नीतियों के कारण हुआ, जो ठीक नहीं था। रिया ने जो कुछ यहाँ किया था, वही सब कुछ जब उसकी भाभी ने किया तो वह परेशान हो गई। मैंने छुपी साध ली थी। रिया स्वयं मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। स्कूल और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में सहानुभूति उमड़ने लगी। मैं उससे बोलने बातों लगी। वही सारी बातें जब उसने मुझे बताई तो मैंने उसे समझाया कि यह सब कुछ दिनों की मुश्किल है। कुत्ता कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बड़े माँ बाप को छोड़कर जाने की बात कहने लगे हैं। भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है। भाभी मुझे अपने दोनों बच्चों बंटी नेहा जैसा मानती थी, इसलिए तो मैं भी मायके से जुड़ी थी। अब न जाने क्यों उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया। मुझे भी आप सब से न निभा पाने का ताना देती रहती है। मैंने उसे दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझसे लिपट गई। मेरा मन भीग गया। लगा रागनी मेरे गले लगाकर खड़ी है। मम्मी जी, मैंने भी इस घर और आप सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। यह नहीं सोच पाए कि मैं जो कुछ अपनी भाभी से अपेक्षा कर रही हूँ, वैसी ही आशा आप सब भी मुझे करते होंगे। जीवन का केवल एक पक्ष देखा था मैंने, लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। मैंने उसे सांत्वना दिया। आगे संक्षेप में यह कि अब मैं पति पुत्र बहू के साथ आनंद जीवन पायन कर रही थी। एक आध महीने बाद सुना कि रिया के मायके में भी सब कुछ ठीक हो गया है। रिया की भाभी ने अलग होने की रट छोड़ दी थी और सास के साथ मेल मिलाप पूर्वक रहने लगी है। उसका बार बार रूप
बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा, लेकिन एक दिन छत पर सूखे कपड़े समेटते बगल की छत पर रिया की भाभी खड़ी दिखी। उसने पूछा, आंटी जी, घर में सब ठीक है ने? हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है ने? यह तो हमेशा की कुशल मंगल था, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए पास बुलाया और बोले, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वह तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर गृह कलह का नाटक किया था ताकि रिया को अपने दायित्वों का एहसास हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। स्वयं को संभाल कर मैंने दबे स्वर में कहा, बेटी, मैं किस प्रकार तुम्हें धन्यवाद दूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए स्वयं को बुरी साबित करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं आंटी, मेरे सास ससुर तो सब जानते हैं। अभी रिया को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, बाद में जानने पर कुछ न होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। और हम दोनों नीचे उतर गए। मैं कृतज्ञ भी। जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी गम मुसीबत लिए चलती रहती है, इसमें ठहराव नहीं आता, किंतु संतोष व कृतज्ञता के भाव तब उत्पन्न होते हैं जब कोई शख्स निस्वार्थ भाव से दूसरों की मुश्किलों आसान करता है और गाड़ी पटरियों पर सरपट दौड़ने लगती है। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।